नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 25 अक्टूबर 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 24th एपिसोड लेकर 87th एपिसोड लेकर 24 अक्टूबर को जो आप लोगों ने सैटरडे को सवाल भेजा था उसके सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूं 87वां एपिसोड यानी 87th एपिसोड में। तो कल जिन लोगों ने रूल के हिसाब से नियम के हिसाब से सवाल अपने भेजे हैं मेरे व्हाट्सएप पर, आपके सवाल मेरे जवाब के सेक्शन में उनका सवाल सेलेक्ट हुआ। जिन लोगों ने रूल को तोड़ा है, ब्रेक किया, उनके सवाल रिजेक्ट हो गए, उनके लिए पहले ही मैं सॉरी कह दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके सवाल जितने भी आए हैं मैं उस पर अपना व्यू बताऊंगा। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले आपको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, दुर्गा पूजा की। इंजॉय करिए अपनी लाइफ और संपूर्ण धन धान्य से आप लोग जो है परिपूर्ण हो, माता का आशीर्वाद रहे, ये मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आपके सवाल मेरे जवाब का 27वां एपिसोड 87th एपिसोड शुरू करता हूं और देखता हूं कि सबसे पहला सवाल किस दर्शक ने, किस व्यूअर ने मुझसे क्या पूछा है और उनका क्या मेरे तरफ से क्या जवाब मिल सकता है। सबसे पहला सवाल है अहमदाबाद गुजरात से प्रशांत चौहान साहब लिख रहे हैं कि आईटीसी को बाय किया 70 रुपया 70 पैसे पे और ऐसा ट्रांसफिन को बाय किया 712 रुपया 40 पैसे पे। एक वीक का टारगेट क्या होगा? ऐसा ट्रांसफिन में सर आप थोड़ा लेट हो गए। हालांकि अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया है, मेरे कॉल को फॉलो किया है, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया है, यूट्यूब चैनल को फॉलो किया है, तो ऐसा ट्रांसफिन को मैंने 672 के ऊपर ही बाय दिया है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ऐसा ट्रांसफिन देखिए, ऐसा ट्रांसफिन इतने सारे कॉल गए हैं, इतने सारे ऐसा ट्रांसफिन यहाँ देखिए, मैंने ऐसा ट्रांसफिन 13 अक्टूबर को ही 672 रुपये पर बाय दे दिया था। स्टॉप लॉस 655 के साथ, टारगेट 700 से लेके 730 का दिया था और इसने लगभग सेकेंड टारगेट मैंने फाइनल टारगेट के पास ये पहुंच गया, 719 के आसपास में जाके वो रुका हुआ है। मैं अगर जहाँ तक याद है मुझे ऐसा ट्रांसफिन ये, हाँ ऐसा ट्रांसफिन ये देखिए 718 का लगभग इसने हाई लगाया, यानी कि 700 वाला मेरा पहला टारगेट तो डन हो गया, 730 का दूसरा टारगेट है वो भी डन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने 712 के आसपास लिया ना, आपने कितने पे लिया ये इंपॉर्टेंट है, आपने 712 पे लिया। 720 को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ना प्रशांत साहब, तब तक 740 की तरफ नहीं जा पाएगा। यानी 720 के बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 740 का होगा। तो 720 को वेट करने का, ब्रेक करने का वेट करिए। अगर 720 को ये ब्रेक कर देता है देन आपका एक अच्छा टारगेट 740 से 760 भी हो सकता है। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 680 का आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा सर। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल अब संतुष्ट हो गए होंगे। अब दूसरा रहा आईटीसी। आईटीसी को 70 रुपये 70 पैसे पे आपने खरीदा हुआ है। आईटीसी का, आईटीसी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने 70 रुपये 70 पैसे पे कैसे खरीदा ये मुझे बिल्कुल नहीं है। आपने 170 रुपये 70 पैसे पे खरीदा होगा, है ना। ये मैं तब से सोच रहा हूँ कि आपने कैसे खरीदा। अगर तब से खरीदा तब तो बहुत अच्छा प्रॉफिट में 70 रुपया में, लेकिन आपने 170 पे खरीदा होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, वही ना है, हाँ टाइपिंग मिस्टेक ही है आपका। तो 170 रुपये 70 पैसे पे खरीदा है। याद रखिए 172 172 के ऊपर निकलने के बाद ही ये आपको 176 तक का एक टारगेट आईटीसी दिखा सकता है। तो इस कंडीशन में आपको जो स्टॉप लॉस पकड़ के चलना पड़ेगा, 166 का एक स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सारे व्यूअर से चाहूँगा कि जिनका सवाल सेलेक्ट हुए वो भी अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिन्होंने सवाल भेजा या नहीं भेजा वो भी पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो उनको भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ और अगला सवाल है दीपा जी पुणे से पूछ रही है कि आई हैव सेल 1 लॉट माइंट्री। तो इन्होंने माइंट्री का एक लॉट सेल किया 1370 रुपये पे और डॉक्टर रेड्डी को सेल कर दिया 4900 के नीचे। देखिए डॉक्टर रेड्डी 5000 के नीचे, वो तो निगेटिव ही है, 5000 के नीचे डॉक्टर रेड्डी निगेटिव है। अभी हम लोग चार्ट पे चल के देख लेंगे 5000 के नीचे क्लोज है या नहीं। तो व्यू पूछना चाह रहे हैं तो चलिए, माइंट्री को 1370 पे आपने सेल किया है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले माइंट्री का आपने इस वजह से शायद शॉर्ट किया कि बहुत ऊपर चला गया ये स्टॉक, है ना, तो अब कितना ऊपर जाएगा, इस वजह से आपने शॉर्ट कर दिया 1370 पर और वो जो है अब 1393 चला गया। तो ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम में डाल दिया, आपने इस कैंडल पर सेल किया होगा। याद रखिए दीपा जी, अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 1420 को, देन आपको अपना पोजीशन कट करना पड़ेगा।
देन आपको अपना पोजीशन कट करना पड़ेगा अगर ये 1420 को ऊपर में काटता है तो। हाँ, नीचे की साइड में अगर ये 1350 को ब्रेक कर देता है देन आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, और उस कंडीशन में स्टॉप लॉस 1420 के आसपास का लेके चलना होगा। ये सारे कैश के लेवल में बता रहा हूँ। कैश पे अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा हो देन आपका फ्यूचर में इम्पैक्ट आ जाएगा। दूसरा है आपका डॉक्टर रेड्डी। 5000 के नीचे मैंने बार बार फार्मा और आईटी स्टॉक्स में वाला में बता रहा था कि भाई आपको 5000 के नीचे सेल करना है 4900 और 4800 के टारगेट के लिए। तो अगर 5000 के नीचे आपने सेल किया होगा तो एक बार तो इसने 4800 का भी लेवल टेस्ट जरूर कर लिया है। उम्मीद है आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, वेट किया होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। 5100 के स्टॉप लॉस के साथ आपको कैश के चार्ट पे लगा के वेट करना पड़ेगा। अगर ये 5100 का अपसाइड में मूवमेंट आता है देन आपको एग्जिट करना होगा क्योंकि आपने सेल किया हुआ। हाँ, नीचे एक बार फिर से 4950 को अगर ये ब्रेक करता है देन वो फिर आपके साइड में यानी पॉजिटिव साइड में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पता चल गया। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ और अगला सवाल है प्रीतम लाल थापा साहब संबलपुर डेराखोल से पूछ रहे हैं कि आई है बाइंग यस बैंक। सर यस बैंक लिया आपने, मैंने तो यस बैंक पे कितनी बार मना किया, पर्सनली वीडियो बना बना के पोस्ट किया है ना, जागरूकता अभियान चलाया एक तरह से, फिर भी आपने लिया। खैर कुछ सोचा होगा आपने तभी लिया है। तो सर यस बैंक पे मेरा कोई व्यू नहीं है। यस बैंक में एक लाइन में बोलूंगा, थापा साहब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन में आपको आंसर इसका मिलने वाला कि अगर जिस भी पैसे को आपने यस बैंक में लगाया, मेरा मानना है कि यस बैंक में उस पैसे को लगाना है जिसके डूब जाने पर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे इमोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे ट्रेडिंग कैरियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वैसा ही पैसा को इन्वेस्ट करेंगे यस बैंक जैसे स्टॉक में। समझ में आ गया ना? तो यस बैंक पे सर आपने लिया हुआ है, कुछ सोच के ही लिया होगा। मेरा मानना इसमें नहीं लेना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर से ही मोह है तो बहुत सारे बैंक हैं जो कि छोटे प्राइस पे अवेलेबल है, उसमें आप अपने मेहनत के पैसा लगाइए। दूसरा है आपने लिखा है कि आईटी सेक्टर का कौन सा शेयर। सर मैं हमेशा बताता रहता हूँ, मैंने पिछले बार भी आपको वीडियो में बताया था सर, शायद आपने वीडियो सुना नहीं है पूरा, पिछले बार भी आपका कुछ ऐसा ही था, है ना। मैंने कहा था कि आप जो भी सेक्टर चुने कोई वो परेशानी नहीं है, आईटी, फार्मा, बैंक, कोई भी सेक्टर चुनिए, उस बैंक का हमेशा लीडर स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। समझ में आ रहा है बात? उस बैंक का हमेशा लीडर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जो उस लीडर उस इंडेक्स का सबसे हेड हो, पिताजी टाइप हो, है ना, उस टाइप का स्टॉक को इन्वेस्ट करना है। बाकी ये छोटे वाले जो पैसे वाले स्टॉक पे आप फोकस कर रहे हैं वो खराब नहीं है। यस बैंक के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी और, जैसे मैंने एक बार दिया था बिरला सॉफ्ट 73 पर, आज वो 200 पर है विद इन 3 to 4 मंथ, है ना। आप चाह के चार्ट देख लीजिए, मैं हमेशा बताता हूँ। तो आपको वैसे स्टॉक्स को लेने हैं जो लीडर है जिस भी सेक्टर का आप उठाए। टीसीएस मैंने 2300 पे बोला बाय करने, देखिए वो 3000 के हाई लगा गया। आपको वैसे स्टॉक्स पे लगाने। अच्छा, दूसरा आपने मिड कैप का शेयर पूछा, मिड कैप में भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं सर। मिड कैप के अगर आप चार्ट देखते हैं मिड कैप में, तो आप ये देखिए कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं, ध्यान से सुनिए, आपके आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, और उसका स्टॉक लिस्ट है कि नहीं मार्केट में। अगर है तो आप उसको पकड़िए, आप उसको लेके चलिए उसके साथ में, और धीरे धीरे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं छोटे प्राइस का स्टॉक्स लूंगा और यही चल जाएगा और एक ही स्टॉक्स लूंगा, मतलब कहने का मतलब एक ही, जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एक ही स्टॉक बताइए जो कि मैं 10 साल तक रख सकूं। अरे भाई, एक प्लेयर से, एक खिलाड़ी से कोई टीम जीत पाया है क्या? नहीं जीत सकता ना सर। एक खिलाड़ी से तो कोई टीम नहीं, जब तक कि सारा खिलाड़ी मिलकर परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो टीम कैसे जीतेगा। इसीलिए कभी भी अपना पोर्टफोलियो में वो एक स्टॉक वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है ना। आपको अलग अलग सेक्टर से उठाने हैं स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें सर समझ में आ रही होगी। आप पिछला वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा आपके सवाल मेरे जवाब का, तो जरूर उसको देखिए। वहां पे भी मैंने आपको सेम चीज यही आंसर किया था और यही चीज आपने पूछा भी था। तो उम्मीद करता हूँ फीडबैक जरूर देंगे। और मेरे दूसरे व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि मेरे इन चीज़ों से जो मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ क्या वो गलत है, क्या मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूँ। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है मदन कुमार जी बिहार से पूछ रहे हैं, सिवान बिहार से, कि कैनरा बैंक का 200 शेयर लिया है, अभी क्या करना चाहिए।
सर केनरा बैंक ने आपने लिखा तो जरूर है लिया है, तो इसके लिए मैं मुबारक दूंगा। किस प्राइस पे लिया ये भी लिख देते हैं मेरे सर तो बहुत अच्छा रहता है ना। मुझे ये नहीं पता ना केनरा बैंक आपने 50 पे लिया है, केनरा बैंक आपने 40 पे लिया है, केनरा बैंक कितने प्राइस पे लिया है। तो अगर लिख देते तो बहुत बेहतर होता है, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश करता हूँ। केनरा बैंक 94 के 96 के ऊपर जाने के बाद 100 का टारगेट, और 100 के ऊपर जाने के बाद 106 का टारगेट केनरा बैंक में। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वही 94 वाला है, और नियर में 92 का है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसी के आसपास लिया होगा, 88 के आसपास लिया होगा, तो आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन अगर ये 92 को ब्रेक नहीं कर पाता है सर, तो फिर ये वापस रिट्रेस करके नीचे आ जाएगा। हाँ, 92 से 94 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ब्रेक कर जाएगा देन ये 100 तक का टारगेट दिखा सकता है। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको 86 का लगा के चलना पड़ेगा। 86 का स्टॉप लॉस नजर रखिएगा, 86 अगर कट जाएगा तो आपको फिर वहां से निकलना पड़ेगा। सर फीडबैक देते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया में, जिनको इन तरह की वीडियो की ज़रूरत है। अच्छा, ये सवाल है अगला, और ये है मयूर सागोरे साहब, इंदौर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं कि सर जी मेरा ये कहना है क्या क्या एक ही सेटअप एक स्ट्रैटेजी से स्टॉक मार्केट में, ध्यान से सुनिएगा इनका सवाल, बहुत सारे लोगों का भी सवाल ये हो सकता है। मेरा ये कहना है कि एक ही सेटअप एक ही स्ट्रैटेजी से स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं क्या, या सक्सेस हो सकते हैं क्या। मैंने एक ही सेटअप पर 500 बार लाइव मार्केट में 1 से 2 क्वांटिटी में ट्रेड किया है, कुछ एसएल भी हिट हुए। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब ज़्यादा टाइम प्रॉपर्टी होता है, तो क्या ये एक ही सेटअप पर मैं ट्रेड करता रहूं, या फिर और भी स्ट्रैटेजी या सेटअप सीखना चाहिए या नहीं, आपके हिसाब से, क्योंकि आप बहुत सारे सेटअप पर काम करते होगे। ठीक है, शायद आपके लाइव ट्रेडिंग वीडियो में मैंने देखा है, बहुत बढ़िया। मेरे एक ही सेटअप में अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से पर डे 500 का प्रॉफिट हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है, क्या एक ही सेटअप में लाइव टाइम ट्रेड कर सकता हूँ क्या सर जी। अब मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए एक कॉन्ट्राडिक्ट सवाल है, मतलब सबसे पहले तो आपने कहा कि 1-2 क्वांटिटी में आपने ट्रेड किया, कुछ एसएल भी हिट हुए और मैक्सिमम प्रॉफिट आता है, और आप इसी से ट्रेड भी कर रहे हैं। ठीक है, एक से 2 क्वांटिटी में, इतने में सर ये 500 रुपये का प्रॉफिट तो नहीं हो सकता 1 से 2 क्वांटिटी में, पहली बात। ठीक है, अगर अब मान लेता हूँ आपने बड़ी क्वांटिटी भी लिया है, 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुबारक हो आपको, बहुत अच्छी बात है सर। बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही स्ट्रेटेजी से एक ही सेटअप से क्यों नहीं कर सकते, ये बताइए। समस्या तब आती है ना हमारे साथ, जब वो स्ट्रेटेजी या एक ही सेटअप हमें कुछ दिन कंटिन्यू, कुछ दिन, ध्यान से सुनिए, कुछ दिन कंटिन्यू अगर वो हमारे एसएल काटते रहता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस तब वहाँ पे डबाडोल हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस तब वहाँ पे कमजोर हो जाता है, उसके प्रति हम लोगों को शक पैदा हो जाता है कि अरे यार पहले तो ये अच्छा काम कर रहा था, अभी क्यों नहीं कर रहा। ये चीज़ें पैदा होती है। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में, उस अपने सेटअप, अपनी स्ट्रेटेजी पे ये सवाल अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, और आपको बिलीव है कि नहीं ये अगर आज हमें लॉस दे रहा है तो कल दुगुना प्रॉफिट यही सेटअप हमको देगा, या कल यही दे रहा था सेटअप हमें प्रॉफिट, तो आज लॉस दे रहा है, तो क्या दिक्कत बात है, कल फिर प्रॉफिट देगा, रोज थोड़ी प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये कॉन्फिडेंस आपको अपने उस सेटअप पे है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं मयूर साहब, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, पर मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने उस सेटअप को और अच्छे से इंप्लीमेंट करते जाइए। जो भी सेटअप है आपका, आइदर कुछ भी है, आप उस सेटअप पे बिलीव करिए और उसको और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए। साथ ही 1-2 क्वांटिटी ने, मैं कहूँगा कम से कम 10 क्वांटिटी एक बार आप लगाइए, या 50 क्वांटिटी अगर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपने 500 बार किया ना लाइव मार्केट, आपने लिखा है 500 बार, तो मेरे ख्याल से अब आप 1 से 2 क्वांटिटी नहीं, बल्कि आप एक बार क्वांटिटी धीरे से इंक्रीज कर दीजिए, उसको 10 कर दीजिए, 10 करके फिर 500 बार लाइव मार्केट में ट्रेड करिए, है ना। और जब वो 10 हो जाए, समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, 1 से 2 क्वांटिटी किया 500 बार, नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट में आए, बहुत अच्छी बात है। अब आप उसमें क्वांटिटी हल्की सी इंक्रीज करिए, 10 क्वांटिटी, और फिर उसको 500 बार टेस्ट करिए लाइव मार्केट में ही, बैक टेस्ट नहीं, पेपर ट्रेड नहीं, लाइव मार्केट में। जब वो 500 बार ट्रेड करने के बाद उस 10-10 क्वांटिटी का रिजल्ट आपके सामने आ जाता है और आपके अकॉर्डिंग ही रहता है, यानी कि एकदम सक्सेसफुल, देन आप उसमें 10 क्वांटिटी की जगह धीरे से 50 क्वांटिटी बढ़ा दें, मतलब 50 की तरफ लेके चले जाए। फिर उस 50 क्वांटिटी से फिर
500 बार लाइव मार्केट में ट्रेड करिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए आप। अगर आप इस तरह से करते जाते हैं और कंटिन्यू उसी के हिसाब से क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हैं और वो आपके अकॉर्डिंग चलता रहता है, सर आप क्यों नहीं कर सकते एक ही सेटअप में काम? बहुत अच्छे से कर सकते। हम लोग रोज दाल चावल नहीं खाते क्या? खाते ही ना। हाँ, कभी कभी दाल चावल से बोर हो जाते हैं, अरे यार रोज एक ही खाना रोज है, तो हल्का सा तड़का लगा लेते हैं, हल्का सा डोसा इडली मार लिया, है ना। तो कहने का भी मतलब है कि कभी बीच बीच में ऐसा लगा कि साइडवेज मार्केट या कुछ अलग मार्केट, तो उस दिन आप ट्रेड ना करिए, या उस दिन अगर किसी का कुछ और पकड़ना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी कुछ और भी, तो आप उसको लेके चल सकते हैं। लेकिन आप अपने सेटअप को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट दे रहा है ना। ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हो पाता है और बहुत कम लोग इस तरह से कर पाते हैं कि वो एक ही स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करें। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई जो चीजें आपको प्रॉफिट दे रही है, लॉस भी वही देगी, है ना। और जो लॉस दे रही है, प्रॉफिट भी वही देगा। कंडीशन हमारे ऊपर है, हमारे बिलीव के ऊपर है, हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि हमें उस स्ट्रैटेजी पे, हमें उस सेटअप पे कितना भरोसा है। अगर आपको अपने उस स्ट्रैटेजी पे, आपको अपने उस सेटअप पे पूरा भरोसा है, आपने पूरा बैक टेस्ट किया, आप बिल्कुल करिए सर, बहुत ही कॉन्फिडेंटली के साथ करिए और धीरे धीरे क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहिए। रही बात मेरी कि मैं बहुत सारे सेटअप पे काम करता हूँ, तो सर अभी आपको कितना साल हुआ इस मार्केट में मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। आपको कितना साल हुआ इस मार्केट में मुझे कोई आइडिया नहीं। धीरे धीरे मार्केट आपको बहुत कुछ सिखा देगा। अगर आप नए हैं तो धीरे धीरे मार्केट आप, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको नया बोल रहा हूँ, है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं जान रहा कि आप कितने साल के हैं या कितने साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी है। लोग 1 साल से ट्रेड करते हैं तो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं सर मैं काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन मैं लॉस में हूँ। तो कहते हैं कि कितना, मैं पूछता हूँ सर आप कितने दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड बताइए। कहते हैं 1 साल से। मैंने कहा ये काफ़ी साल हो गया। और सर मुझे लगा कि 1 साल काफ़ी होना चाहिए। तो ये थिंकिंग होती है लोगों की, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कितने साल से कर रही है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। लेकिन अगर आप नए हैं और इस मार्केट में काम करें तो धीरे धीरे मार्केट आपको बहुत कुछ सिखा देगा, और जो मार्केट सिखा देगा वो फिर कोई नहीं सिखा पाएगा, है ना। क्योंकि वो जो सिखाएगा वो तो समझ रहे हैं ना, पूरा निचोड़ के सिखाएगा आपको। तो मार्केट पे बिलीव करिए, अपनी सेटअप पे बिलीव करिए, स्ट्रेटेजी पे बिलीव करिए और धीरे धीरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाइए। आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छा माइंड सेटअप आपका बनेगा। याद रखिए स्टॉप लॉस भी कटेंगे आपके सेटअप पे, उसमें घबराना डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लगे भिड़े रहिए। उम्मीद करता हूँ मेरे सवाल से आपको समझ में आ गया होगा, जवाब से, और आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जो दूसरे व्यूवर सुन रहे हैं मेरी इस बात को, वो भी अपना फीडबैक जरूर देंगे मेरे इस जवाब पर, क्या मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूँ या सही। भद्रक उड़ीसा से संबित कुमार जेना साहब का अगला सवाल है और लिख रहे हैं कि सर मैजिक ऑफ 200 EMA बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू सर, इसके लिए धन्यवाद। सर एक बात बताओ, मैजिक ऑफ 200 EMA उसी के लिए काम करता है जो उसको कंटिन्यू यूज करता है। मेरी ये बातें बहुत सारे लोगों को चुभ जाएगी। मैजिक ऑफ 200 EMA उसी के लिए अच्छा काम करता है जो उसको कंटिन्यू यूज़ करता है। जो उसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन यूज़ करता है उसके लिए वो कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसके स्टॉप लॉस से कटने के टाइम हो, है ना, मार्केट उस रेंज में हो जहाँ पे वो स्टॉप लॉस काट सकते, तो लोग उसी टाइम ट्रेड करेंगे। मान लेता हूँ 5 दिन ट्रेड, अरे यार ऐसा कट गया, लेकिन चूंकि आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट पता चल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, अशोक लीलैंड को बाय प्राइस 75-50। अशोक लीलैंड में तो सर मेरा टारगेट उर्गेट सब आ गया सर, और मस्त प्रॉफिट अशोक लीलैंड। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया तो अशोक लीलैंड मैंने कब दिया था बताइए, और देखिए वो कहाँ आ गया है ना, वो हीरो है, आ गया। 75-50 से आपने अशोक लीलैंड को खरीदा, आरबीएनएल को 22-50 पे लिया। आरबीएनएल को सर मैं 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, मैं 10 साल के लिए भूलना चाहूंगा कि लिया है, छोड़ दीजिए उसको, मत देखिए, उसको बारे में पूछना भी नहीं है, समझे। अगर आपने ले लिया है तो आप उसको भूल जाइए कि आपने कुछ लिया। 10 साल के लिए एकदम छोड़ दीजिए आरबीएनएल को, है ना, जाने दीजिए उसको। थोड़ा ऊपर गिरेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऐसे करेगा, आपको उसको नहीं देखना है, रिफ्रेश कर करके मोबाइल को नहीं देखना है, गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया, नहीं करना। हाँ, उसको छोड़ दीजिए। और अगर इंक्रीज करना चाहते हैं क्वांटिटी, देन में भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है आरबीएनएल पर। आरबीएनएल का कोई स्टॉप लॉस नहीं, याद रखिए, उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा 10 सालों के लिए फिलहाल। चलिए अशोक लीलैंड का चार्ट देख लेते हैं सर, है ना। अशोक लीलैंड आपने 75-50 पे खरीदा है, कोई बात नहीं, 80 के आसपास है ना वो कहीं पे, हाँ क्या ना 80 के पास में। तो मस्त, हम लोगों ने शायद 60 के ऊपर ही बाय दिया हुआ था यहीं पर, और तब से वो जबरदस्त चले जा रहा है, ठीक है। देखिए 84 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको कितना है 84 का, 84 के ऊपर निकलेगा देन आपको 87 से 88 का टारगेट
मिल सकता है, लेकिन इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको 76 का लगा के सर चलना पड़ेगा समीर जी, है ना। तो नज़र बना के आप इस पर रखिए ज़रूर, और अगर वो ब्रेक नहीं कर पाता देन आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करिएगा। और RVNL 22 रुपये पे है, 18 रुपये 50 पैसे पे, तो इसका IPO ही अलॉट हुआ था, है ना। थोड़ा नीचे आएगा 15 14, उसमें उतना टेंशन नहीं लेना है, लेकिन व्यू अगर आपने लंबा रखा है तभी आप इस स्टॉक्स पर ट्रेड करिएगा। RVNL पर ट्रेड नहीं, RVNL इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है सर। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल। और वैभव जी मुंबई से कह रहे हैं कि सर सवाल, प्लीज लेट अस नो योर व्यू ऑन पॉलीकैब इंडस्ट्री लिमिटेड एंड मदरसन सुमी, शुड वी बाय होल्ड एंड सेल। देखिए मदरसन सुमी सर ऑटो सेक्टर है, और ऑटो सेक्टर में मदरसन सुमी एक अच्छी कंपनी है, कंपनी बुरी नहीं है। पिटाई हुई थी ऑटो सेक्टर की तो वो भी गिर गया था नीचे। रही बात पॉलीकैब, पॉलीकैब जो है जैसे हैवल्स है ना, सेम जस्ट लाइक आप समझिए पॉलीकैब, बड़ा ब्रांड है पॉलीकैब का, एक नामी ब्रांड है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब भी खराब स्टॉक नहीं है, पॉलीकैब भी बेहतरीन स्टॉक है। डिपेंड करता है आपके व्यू पे सर, कि आपका व्यू उस पर क्या है, कितने दिनों का व्यू है। जैसे ये ब्रेकआउट आया, सब कुछ बढ़िया आया, अगर आपने 850-60 के ऊपर खरीदा होता तो अभी तक आप प्रॉफिट में रहते। एक चांस 900 के ऊपर मिल सकता है, अगर 900 के ऊपर क्लोज करता है देन ये 935 तक जाया जा सकता है पॉलीकैब, ठीक है। और इसका लंबा अगर देखना की कोशिश करें, मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल ऐसे ही उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो एक बार 900 के ऊपर क्लोज करेगा तो 930 शॉर्ट टर्म में आपको मिल सकता है, 930 950 तक आपको चांसेस बनेंगे मिलने के। दूसरा है, आपने मदरसन सुमी के बारे में पूछा, बिल्कुल ऑटो सेक्टर का की अच्छी कंपनी है मदरसन सुमी, कोई इसमें ये नहीं। हाँ ऑटो सेक्टर गिरा तो ये भी गिरेगा, जाहिर सी बात है, जब सबकी पिटाई होती है तो छोटा थोड़ा सा पिटाई तो इस छोटे लोगों की भी हो ही जाती है। तो ये छोटा प्राइस का था, इसकी भी पिटाई हो गई, लेकिन ये देखना है कि इसका ट्रेंड अभी फिलहाल ये अप साइड में जाने की पूरी कोशिश कर रहा है मदरसन सुमी। एक बार ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, है ना, 115 के ऊपर क्लोज करे तो 120 से 125 तक का भी लेवल आपको दिखा सकता है। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले सर। बढ़ूंगा अगला सवाल। मुरलीधरन जी चेन्नई से लिख रहे हैं कि पोजिशनल कॉल स्टार जो है बाउट किया है, यानी खरीदा है 750 के क्लोजिंग बेसिस पे, स्टॉप लॉस 725 है, ट्रिगर हो गया बट नॉट सेल इट, इन्होंने बेचा नहीं। कैन आई होल्ड दिस फॉर टारगेट और एग्जिट। सबसे पहले हम लोग स्ट्राइड्स फार्मा यानी स्टार की बात कर रहे हैं, ये उसको चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या अभी इनको रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, नहीं हाँ रुकना चाहिए। आपने 750 पे लिया है तो सर टेंशन क्या है ना। मैंने क्लोज स्टॉप लॉस जब होता है ना सर, स्टॉप लॉस वो होता है क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, यानी कि उसके नीचे क्लोज हो जाना चाहिए। अगर वो स्पाइक लगा के आया तो देन वैलिड नहीं होता है, याद रखिए। स्पाइक लगा के आ गया तो कोई वैलिड नहीं। 760 का एक बार वेट करिए मुरलीधरन साहब, अगर ये 760 अप साइड में स्ट्राइड्स फार्मा काटता है देन 800 तक के भी टारगेट आपको चांसेस हैं मिलने के। वापस से अगर 725 के नीचे क्लोज कर देगा तो निकल जाइएगा फिर। हाँ अब देखिए दूसरा सवाल है, अभिजीत डोरे साहब मालेगांव महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि सर राधा कृष्ण दमानी रिसेंटली इन्वेस्टेड large quantities of stock in Cochin shipyard. अच्छा, according to media report, however commonly it is said that the big market leader stock for long term for wealth creation, so big investor like Mr. Dawani don't believe in market leader stock. इसी को दूसरे तरफ से पूछता हूं मैं आपसे अभिजीत जी, सेम सवाल है, बस सिर्फ मैं सवाल को उलट दे रहा हूं कि राधा कृष्ण दमानी ने खरीदा, आपको सुना दिया गया, राधा कृष्ण साहब बेचेंगे, क्या आपको बताया जाएगा? सुनिएगा, मेरे इस सवाल के पीछे का लॉजिक सेंस समझने की कोशिश करिएगा, साइकोलॉजी। राधा कृष्ण दमानी सर ने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, या झुनझुनवाला साहब ने किया, या किसी ने भी किया, आदर बड़े, आपको बता दिया जाता है कि खरीदा उन्होंने इतना लाख इतना करोड़ से खरीदा। जब वो बेचेंगे क्या तब भी आपको बताया जाएगा? तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, बेचने वक्त तो नहीं बताता है कोई, वो तो बेच देता है है ना, यही तो आंसर आता है। तो सर याद रखिए, बताया इसीलिए जा रहा है ताकि आप भी उसमें इन्वेस्ट करें और उनका प्राइस ऊपर जाने की पूरी कोशिश हो, तो वो तो निकल जाएंगे, आपको नहीं बताएंगे कि अभिजीत जी आपने लिया था मेरा न्यूज़ सुन के, आप कहेंगे जी सर पर मैं तो सर निकल गया, आप निकले नहीं सर मैं तो फंस गया। बात समझ रहे ना आप? दैट मीन कोचिन शिपयार्ड पे उन्होंने क्या देखा, कोचिन शिपयार्ड पे उन्होंने क्या रिसर्च किया, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। आप भी रिसर्च करिए स्टॉक में, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोचिन शिपयार्ड में ही आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो सिर्फ राधा कृष्ण दमानी सर का चेहरा देख के इन्वेस्टमेंट मत करिए सर, क्योंकि वो आपको पूछ के बेचेंगे नहीं। बात समझिएगा दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो आपको पूछ के नहीं बेचेंगे कि अब मैं अपना स्टेक बेचने वाला हूँ, नहीं पूछेंगे आपसे। लेकिन जब वो खरीदेंगे या कोई भी खरीदेगा बड़ा आदमी, वो आपको बताएगा। साइकोलॉजी समझने की कोशिश की, वो क्यों बताता है? भेड़ चाल में शामिल होने के लिए। आप भी खरीदिए, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बना लिया, अब आप लोग खरीदेंगे तो प्राइस तो अपने आप हाइक होना है, उनका तो ऐसे ही काम हो जाना। समझ रहे ना? तो कभी भी आप अगर कोचिन शिपयार्ड लेते या किसी भी, एक बार राधा कृष्ण दवानी साहब ने लिया था ये स्टॉक स्पेंसर, उनके लेने से 2 दिन पहले मैंने लिया था, और ये बातें मैंने अपने ग्रुप में बोला था, भाई स्पेंसर खरीदो खरीदो स्पेंसर। ये न्यूज़ भी नहीं आई थी मार्केट में, मैंने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू स्पेंसर को लिया था, और ये आप मेरे ग्रुप वालों से भी पूछेंगे तो वो बता देंगे। 2 दिन पहले हम लोगों ने लिया, 2 दिन बाद राधा कृष्ण दमानी सर ने लिया, अब वो न्यूज़ फ्लैश हुआ। तो उनके पहले मैंने पोजीशन बनाया, एक बात, और अभी भी स्पेंसर है मेरे पास, स्पेंसर मेरे पास अभी भी है, नो प्रॉब्लम। मेरा व्यू अलग है, उनका व्यू अलग हो सकता है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको मुझसे कोई लेना देना नहीं, और मैं उनके बराबर तो कभी हो भी नहीं सकता, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, मैंने टेक्निकल देख के सिर्फ स्पेंसर को सेलेक्ट किया था। 2 दिन बाद खबर आई कि राधा कृष्ण दमानी ने भी लिया है पोजीशन, और तब तक मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुका था, और मेरे ग्रुप के सारे लोगों ने, जो पर्सनल मेरा ग्रुप है स्टूडेंट वाले, सारे लोग आ चुके थे प्रॉफिट में, और वो लोग भी कमेंट करेंगे। मैं अपने ग्रुप वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा स्पेंसर के बारे में, जिन लोगों ने पोजीशन बनाया हो, क्या आप लोग प्रॉफिट में थे या नहीं है, या हैं कि नहीं है, सारे बताइएगा। और क्या हम लोगों ने लिया उसके बाद न्यूज़ फ्लैश हुआ कि नहीं राधा कृष्ण दमानी सरकार के, दमानी सर का, है ना? मेरा भी नाम आर के ही है, चलिए खैर कोई बातें नहीं अभी जी। तो याद रखिए, आप भी कोचिंग शिपयार्ड लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि लेते वक्त आपको सुनाया तो जाता है कि फलाने ने लिया, बेचते वक्त वो पूछेंगे नहीं आपसे। तो जब वो बेच देंगे और उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि वो तो छोटा मोटा क्वांटिटी बेचेंगे नहीं, वो तो बड़ी क्वांटिटी बेचेंगे, तो उसमें गिरावट भी आएगी। तो उस वक्त आपका अपने स्टडी पर अपने जो देखा है, जो अध्ययन किया, उस पर आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला सवाल धर्मेंद्र जी भिलाई से लिख रहे हैं, सबसे पहले प्रणाम गुरुजी। नमस्कार सर, आपको भी। मेरे हिसाब से GSCL और मैन इंडस्ट्रीज सीएट लिमिटेड ब्रेकआउट देने की तैयारी में, चार्ट ट्रेडिंग करके क्लियर हो सके तो। सर वीडियो बना लूँगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग वीडियो देख लेंगे, एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक वीडियो बना के मैं पोस्ट करने की कोशिश करूँगा इस पर, ठीक है सर? चलिए अगला सवाल है, प्रेम गांगेरिया मुंबई से पूछ रहे हैं, ठीक है? प्रेम गांगेरिया सर, शायद मैं नाम सही पढ़ पा रहा हूँ, प्रेम गांगेरिया, है ना? अगर गलत पढ़ पा रहा हूँ तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इनका लिखना है कि हैप्पी नवरात्रि, स्पेशल दशहरा, सब कुछ आपको भी सर। टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, इनकम नहीं है। चलिए, इनका पहला ये कि इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है और इनकम नहीं है, इतना खुद से करने का इनकम इनके पास नहीं। दोस्त के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करूँगा, लेकिन ठीक है, लेकिन ये जैसे किया जाता है, ठीक है, ये जैसे किया जाता है, लॉस होगा किसी में तो प्रॉफिट होगा, ठीक है? प्रॉफिट माइनस लॉस ओनली प्रॉफिट नॉलेज। सर यहाँ प्रॉफिट, अच्छा एक चीज़ बता, मैं आपकी बातें समझिए। उसके बाद है मंथली बेसिस होता है यार, जैसे ही बचेगी तब हम डिलीवरी वाले हैं, 10, 20, 50 स्टॉक करने वाले हैं, नो इंट्राडे, स्टॉप लॉस कटेगा, ठीक है? प्रॉफिट का स्टॉक प्रॉफिट बुक नहीं किया, चलते गया तो क्या डीमैट में माइनस करके चलना, MTM। अच्छा सर, पहली बात तो मैं प्रॉफिट शेयरिंग पर मैं उतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कारण कि सर मैं खुद ये काम नहीं करता प्रॉफिट शेयरिंग वाला। दूसरी बात, एक वर्ड है प्रेम साहब, आप भूल रहे हैं, है ना? प्रॉफिट शेयरिंग लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? ध्यान से, प्रॉफिट शेयरिंग। कभी लॉस शेयरिंग सुना है आपने? कहेंगे नहीं, लॉस शेयरिंग। तो लॉस, जब वो लॉस होगा तो वो शेयर क्यों करेगा? तो लॉस में आपका कोई भागीदार नहीं, प्रॉफिट होगा तो आपको उसमें से हिस्सा देना पड़ेगा, लॉस में वो आपका लॉस है। बात समझिए यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो सर जब लॉस ही करना है, मान लेता हूँ, तो अपनी स्टडी से करेंगे ना, अपनी स्टडी से करेंगे, समझ रहे हैं ना? तो आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस सीखा है लेकिन पैसा नहीं। सर सीखा है तो उसको इम्प्लीमेंट करिए ना, मतलब आप उसमें और धार लाइए। कहने का मतलब है क्या? आप और धार लाइए उसमें, और उसको चमकाइए अपनी टेक्निकल एनालिसिस को, तभी तो, है ना? छोटी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी 10, 20, 50 खरीदने के लिए मुझे नहीं लगता है कि 20,000 की जरूरत होगी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि 10, 20, 50 स्टॉक क्वांटिटी अगर आप खरीदते हैं तो उसमें 50,000 रुपए की जरूरत होगी, ऐसा मुझे कहीं कोई आइडिया नहीं है, नहीं लगता होगा, कम पैसा में ही हो जाता होगा। तो टेक्निकल सीखा है, उसको यूज करिए ना सर।
उसको यूज़ करिए, छोटी क्वांटिटी से करिए पर इसको यूज़ तो करिए आप। ये सब चक्कर में मत पड़िए प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट शेयरिंग होता है, लॉस शेयरिंग नहीं होता है। लॉस होगा वो आपका खाते का, प्रॉफिट होगा तभी शेयर होगा। समझ रहे ना? उम्मीद करता हूँ आप इसमें छोटी सी बातों में मेरी बात को समझ गए होंगे सर, और थिंक करिए, सोचिए। चलिए अगला सवाल, सूरज जी बीकानेर से पूछ रहे हैं। अरे बीकानेर लिखा आपने तो मुझे बीकानेर भुजिया याद आ गया सर। बहुत अच्छा होता है नहीं, जैसे हल्दीराम होता है वैसे बीकानेर होता है नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आपने लिखा है सूरज जी ने कि सर 2 बार आपसे पर्सनल राय इंटरव्यू में लिया, निर्णय मैंने किया, कौन सा गलत गया, सुपर नमन पर पाया कि आपको अगर फॉलो किया होता तो 2000 रुपये बच जाते। चलिए आपने नहीं फॉलो किया तो चला गया, वो मार्केट का पैसा था, कोई बात नहीं। माफ़ी चाहूँगा कि मैंने एक बार 2 में से आपको फॉलो 30% किया। अब निवेदन है कि जस्ट डायल का पूरा एनालिसिस अगर आपके सील में, अच्छा समझ गया, आपके चैनल में देने का तो पूरा व्यूवर्स को लाभ होगा। बिल्कुल कोशिश करूंगा जस्ट डायल का बना के दूं, और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कमेंट जरूर करें सर, वीडियो मिल जाएगा जस्ट डायल का। और अगला सवाल लेता हूं, पंकज जी पुणे से लिख रहे हैं। अच्छा मेरे इस सेक्शन से आपके सवाल मेरे जवाब से आपको कोई फ़ायदा होता है आप लोगों को तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फीडबैक दीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया में। पंकज जी पुणे से कह रहे हैं कि आईसीसी प्रू को बाय किया 441 पे, एवरेज क्या करें या फिर होल्ड करें? वेट करिएगा सर आईसीसी प्रू लाइफ में, है ना, आप वेट करिए। आईसीसी प्रू लाइफ एक अच्छे जगह पे खड़ा है, उसके पास 440 का ही इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, जहाँ तक मुझे चार्ट याद है उसका, बिल्कुल 440 का ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन इसमें भी ये भी है, मैं बार बार बताता हूँ अपने हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस में, कि अगर इसने 400 को ब्रेक किया देन वो फिर नीचे की साइड में भागेगा, 380 तक जा सकता है। तो 400 का स्टॉप लॉस लगा के आपको वेट करना होगा। विक्रम वाडेकर साहब सतारा से कह रहे हैं, और ये अंतिम सवाल है आज के सेक्शन का 27वां एपिसोड का, कि KEI इंडस्ट्रीज 2006 330 रुपए के भाव पे 2006 क्वांटिटी खरीदा है। आई कैन होल्ड इट फॉर 1 ईयर। ओके विक्रम साहब, चेक कर लेता हूँ। KI इंडस्ट्रीज, देखिए KI इंडस्ट्रीज का पूरा नाम है कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, यानी ये वायर बनाती है, ठीक है, वायर बनाती है। इसका बिजनेस समझिए आप, वायर बनाते हैं, आप लंबे टाइम होल्ड करना चाह रहे हैं ना, वायर बनाती है। 350 का एक रेजिस्टेंस है, 350 को अगर ये ब्रेक करेगा देन 380 से 400 का टारगेट देगा। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको 320 का लगा के चलना पड़ेगा। सर आप होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन स्टॉप लॉस अगर 320 का कटेगा तो आपको निकलना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि फिर वो और भी नीचे जाने के फिर वहाँ से चांस आपको बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे बात को समझ रहे हैं और अपने स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपने आप को बना के रखेंगे। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का 27वां एपिसोड था, जो शनिवार को कल आप लोगों ने मुझसे पूछा, 24 अक्टूबर को शनिवार को। सारे सवालों को कलेक्ट करके संडे को वीडियो बना के जवाब देता हूँ। तो इसी सेक्शन में ये एपिसोड था। तो उम्मीद करता हूँ फीडबैक जरूर देंगे, लाइक जरूर करेंगे, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।